हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम प्रशांत है और आज हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो कि इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है और ये वीडियो भी इस चैप्टर का सेकंड वीडियो है। ठीक है, तो लास्ट वीडियो जो कि इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था, अगर आपने नहीं देखा हो तो मैं चाहता हूँ कि आप उसे पहले देख लीजिए, क्योंकि उधर हमने बेसिक से पूरा स्टार्ट किया था। जाना था कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं और सारा सब कुछ का डिस्कस किया था उस वीडियो में। तो अगर आपने उस वीडियो देखा है तो कांग्रेट्स। तो वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन मतलब क्या है, कुछ लोग इसे वर्ड प्रॉब्लम्स भी कहते हैं, राइट। वर्ड प्रॉब्लम, क्योंकि जो प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट प्रॉब्लम जो लेने वाले, इसे वर्ड्स में लिया गया है, डायरेक्टली आपको इक्वेशन नहीं दिया गया होगा। ठीक है, वो आपको बनाना है और आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सारे वर्ड प्रॉब्लम के लिए आपको एक ही चीज़ जहन में रखनी है या दिमाग में रखनी है, कह लो कि जो कोई भी अननोन आइडेंटिटी या अननोन वैल्यू आपको जो दी नहीं है, उसको आपको एक्स पकड़ना है। एक्स या फिर कोई भी वेरिएबल पी क्यू आर एस टी एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, टेक द अननोन आइडेंटिटी वैल्यू एज एक्स और एनी अदर वेरिएबल। हो सकता है मतलब हम इस चीज़ को अभी अपने फर्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से जान लेते हैं, सो आपको उससे बेटर क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 74। ये कह रहे हैं कि दो नंबर की अगर सम करें, एडिशन करें तो होता है 74। कौन से पता नहीं। आगे कुछ सेंटेंस दिया, वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन अदर। मतलब जो एक नंबर है वो सेकंड नंबर से 10 से ज़्यादा है। तो उन्होंने पूछा है कि दो नंबर कौन से। ठीक है, तो हमें दो नंबर्स बताने। तो सिंपल सपोज कर लेते, देखो इन्होंने क्या कहा है, फर्स्ट सेंटेंस तो हमें पता नहीं चलता कि दो नंबर क्या है और कैसे इक्वेशन बना है। तो पहले तो हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम सेकंड सेंटेंस का यूज़ करेंगे। देखो क्या है, वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन अदर। ठीक है, तो हमें ना पहला नंबर बताया ना सेकंड नंबर बताया। तो देखो ध्यान से, हम फर्स्ट नंबर को ले लेते एक्स। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अच्छे से, क्योंकि आपको पता होगा एप्लीकेशन या वर्ड प्रॉब्लम में अच्छे से लिखना पड़ता है। लिख लेते, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। ठीक है, तो इन्होंने क्या है, सेकंड एंड वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन अदर। दो में से एक नंबर इनका क्या है, 10 से ज़्यादा। अगर एक नंबर एक्स है तो सेकंड नंबर क्या है, एक्स से 10 से ज़्यादा होगा, राइट। देयरफॉर हम लिखेंगे, देयरफॉर दिख रहा है ना अभी, देयरफॉर द सेकंड नंबर बी एक्स प्लस 10। देखो ठीक है, फिर से थोड़ा एक बार पढ़ लेते हैं। सम ऑफ टू नंबर्स इज 74, द वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन अदर। व्हाट आर नंबर, तो एक नंबर x हो गया, एक दूसरा नंबर हो गया x प्लस 10। अब हम इस फर्स्ट केस का यूज़ कर सकते हैं अपना इक्वेशन बनाने के लिए। सो हम दोनों के नंबर की एडिशन क्या है, 74। देयरफॉर लिख सकते हैं बाय गिवन कंडीशन x प्लस 10 इक्वल टू 74। ठीक है, क्योंकि दो नंबर की एडिशन है 74। ठीक है, बस हो गया। अभी हमें इक्वेशन मिल गया। अब इसको बस हमें सॉल्व करना है। वही फिर से थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x प्लस 10 मतलब ब्रैकेट थोड़ा हटा लेता पहले, कोई ज़रूरत नहीं वैसे। तो x प्लस 10 इक्वल टू 74। वही हमने पिछले लेक्चर में जैसे सीखा था, पिछले वीडियो में कहूँगा मैं, कि वेरिएबल एक साइड और कांस्टेंट एक साइड। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी। तो हम करेंगे 2x इक्वल टू 74, प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। 2x इक्वल टू 74 माइनस 10 64, देयरफॉर x इक्वल टू 32। ठीक है, तो ये होगा हमारा फर्स्ट नंबर, x इक्वल 32 फर्स्ट नंबर। देखो क्या कहा था, दो नंबर है, हमें एक ही नंबर मिला है, दो नंबर ढूंढने। तो एक नंबर था हमारा x, सेकंड नंबर क्या था, x प्लस 10। मतलब इस x में देयरफॉर सेकंड नंबर इक्वल टू x प्लस 10, दैट इज x क्या है अपना 32 प्लस 10 इक्वल टू 42। ठीक है, देयरफॉर लिख सकते हैं हम कि हो गया हमारा आंसर यही था कि देयरफॉर द टू नंबर्स आर 32 एंड 42 रिस्पेक्टिवली।
हम चाहे तो इस क्वेश्चन में क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। कैसे? एक नंबर है 32, सेकंड नंबर है 42, ठीक है। तो कंडीशन जो दी है कि सम ऑफ टू नंबर 74 चाहिए। चलो चेक करके देख लेते। ये लिखना नहीं आपको एग्जाम में, बट बता रहा हूँ, क्रॉस चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। चेक 32 प्लस 42 कितना होता है? 74, राइट। और इन्होंने भी क्या कहा था? सम ऑफ टू नंबर 74 होना चाहिए। दिस मीन्स और आंसर इज राइट। सेकंड कंडीशन में देख लो, एक 32 तो उससे 10 ज़्यादा 42 हो जाएगा, ठीक है। एक से दूसरा नंबर 10 से आता है और दोनों की सम है 74, देयरफॉर अपना आंसर सही है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट प्रॉब्लम में इन्होंने पूछा है कि इफ़ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8, व्हाट इज़ द नंबर। देखो, जैसे मैंने फर्स्ट प्रॉब्लम से आपको बताया था कि जो कोई भी अननोन आइडेंटिटी, अननोन नंबर या अननोन कुछ भी चीज़ है जिसके बारे में पता नहीं है, उसको क्या लेना है? एक्स ले लेना है सीधे से, ठीक है। एक्स ले लेना है, चाहे तो और भी कोई वेरिएबल ले सकते हो, पर हम ताकि आसान हो इसलिए एक्स ले लेते हैं, ठीक है, जनरली। तो देखो यहाँ पे अननोन क्या है? इफ़ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम अ नंबर, नंबर बताया गया नहीं, मतलब ये नंबर है अननोन क्वांटिटी, तो उसको सीधा सीधा एक्स ले लेंगे, ठीक है। और फिर बाकी का आसान हो जाएगा, फिर एक इक्वेशन बनेगा और आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था। तो हम लिखते हैं लेट द नंबर बी एक्स। देखिए वर्ड प्रॉब्लम या एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आपको लिखना पड़ेगा लेट द नंबर बी एक्स, ठीक है। अब इनके इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं। इन्होंने क्या कहा है कि इफ़ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम अ नंबर, मतलब अगर आप नंबर में से हाफ को सब्ट्रैक्ट करते हो एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, ठीक है। और इसका जो रिजल्ट आएगा जो कि ये था, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से, तो आपको जो रिजल्ट मिलता है वो होता है 1/8, यू गेट 1/8, ठीक है। देखो इफ़ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम अ नंबर, हाफ सब्ट्रैक्ट किया एक्स से जो कि हमारा नंबर था कंसिडर किया हुआ, फिर उस मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, उसको हमने हाफ से मल्टीप्लाई किया, यू गेट 1/8 इक्वल टू 1/8 लिख दिया, ठीक है। तो अब आसानी इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स इंटू 1/2 x/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 इंटू 1/2 माइनस प्लस माइनस माइनस 1/4, ठीक है, इक्वल टू 1/8। अब इसके दो तरीके हम सॉल्व करने के, चाहे तो आप किसी न 2 से डिवाइड करके भी सारा कुछ इसको सॉल्व कर सकते हो, या फिर सीधे से भी सॉल्व कर सकते हो। हम फर्स्ट वे देख ले, दोनों वे डिस्कस कर लेते और फर्स्ट वे पहले करते, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो हम फर्स्ट में मोर कन्वीनियंट जो मुझे सबसे आसान लगता है वो तरीका दिखाता है। जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो से आपको बताया था, इक्वेशन सॉल्व करते हुए क्या करना पड़ता है? वेरिएबल एक वाला टर्म एक साइड में और कांस्टेंट वाली टर्म एक साइड में। तो वेरिएबल वाली टर्म हमारे पास क्या है? x/2, तो उसको ठीक है, और कांस्टेंट वाला क्या है? 1/4, उसको हम उधर लेके जाएंगे। माइनस 1/4 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस 1/4, ठीक है, इधर ले लिया हमने प्लस 1/4, दिख रहा है। तो x/2 इक्वल टू, अब देखो 1/8 प्लस 1/4 फ्रैक्शन है, 8 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 8, ठीक है। तो ऊपर 8 के ऊपर 1 है, एलसीएम 8 है, तो ऊपर का नंबर सेम रहता है। और इधर 1/4 है, एलसीएम 8 है, जो कि इससे 2 टाइम्स आता है, तो हम लिखेंगे इधर 2, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वैसे आपको ये पता ही होगा ये स्टेप एलसीएम कैसे निकालते वगैरह, ठीक है। तो हम लिखेंगे x/2 इक्वल टू 1/2 प्लस बाय 8 इक्वल टू 3/8, ठीक है। देयरफॉर x इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई डिवाइड है तो इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 3/8 इंटू 2, देयरफॉर x इक्वल टू 1, यहाँ पे डिवीजन कर सकते हैं, 2 1 था 2 4 था, देयरफॉर x इक्वल टू 3/4, जो कि हमारा आंसर रहेगा। तो अब सेकंड में भी देख लेते, ठीक है, फटाक से। कुछ लोगों को क्योंकि ये वे आसान लग सकता है, इसलिए मैं दोनों में बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। x/2 माइनस 1/4 इस इक्वेशन से स्टार्ट कर ले, ठीक है। यहाँ तक तो प्रोसेस सेम ही रहेगी, इक्वेशन बनाया, इक्वेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। तो x/2 माइनस 1/4 इक्वल टू 1/8। तो हम करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, साइड्स ऑफ इक्वेशन बाय 2, दिख रहा है ना, ठीक है। मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ इक्वेशन बाय 2, ठीक है। तो x/2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 1/8 मल्टीप्लाई बाय 2, सारे तीनों टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 कैंसिल, x माइनस 1/4 इंटू 2 क्या हो जाएगा? ये 2 और 1 तो 1/2 रह जाएगा, इक्वल टू इधर 4 इधर 1 तो इधर 1/4 रह जाएगा, ठीक है। देयरफॉर x इक्वल टू 1/4 माइनस 1/4 माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा, प्लस 1/2
1/4, 1/2 इधर जाके प्लस 1/2, तो x इक्वल टू हो जाएगा फिर से वही 4 and 2 का LCM 4 होता है, ठीक है। 4 LCM में ऊपर का सेम लिखना, यहाँ से 4 इससे 2 टाइम्स ज़्यादा है तो 2 लिखना, ठीक है। x इक्वल टू 3/4, देखो आंसर बिल्कुल सेम आता है, ठीक है। दोनों केसेस में आंसर बिल्कुल सेम आता है, बस ये मेथड अलग है। और एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन से मेथड से सॉल्व करते हैं, बस आंसर से मतलब है x की वैल्यू आनी चाहिए। तो आप वही सिमिलरली चेक कर सकते हैं, आप चाहे तो 3/4 इधर डाल के देखो, आंसर 1/8 आना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, x की जगह 3/4 डाल के देखते हैं। 3/4 माइनस 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/8 होता कि नहीं, ठीक है। सो 3/4 माइनस 1/2, 4 2 का LCM 4 और 3 बाई से माइनस 2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/8, ठीक है। 3 माइनस 2 1, 1/4 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/8, जो कि सेम है राइट। 1/4 इंटू 1/2 क्या होगा, 1/8 इक्वल टू 1/8। तो इससे हमें पता चलता कि हमारा आंसर जो 3/4 आया था वो सेम है, ठीक है। टुवर्ड्स न्यू प्रॉब्लम, तो देखिए ये थोड़ा सा अभी अलग प्रॉब्लम है। इन्होंने क्या कहा है कि द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज़ 154 मीटर। मतलब अगर आप इसे हम स्विमिंग पूल कंसिडर कर लेते, इसकी ब्रेड्थ है और इसकी लेंथ, ठीक है। बड़ी वाली साइड को लेंथ लेते और छोटी वाली को ब्रेड्थ लेते, आपको पता होगा, ब्रेड्थ सॉरी नॉट ब्रेड्थ, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है कि जो चारों साइड की अगर हम एडिशन कर दें, दैट इज़ पेरीमीटर होता है, आपको पता होगा रेक्टेंगल का, वो होता है 154 मीटर। और कंडीशन दी है फिर क्या, इट्स लेंथ इज़ 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इज ब्रेड्थ। मतलब जो लेंथ है वो ब्रेड्थ के ट्वाइस से भी 2 मीटर ज़्यादा है, ठीक है। तो आप ये सोच रहे हो कि इसमें अननोन क्या है, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों अननोन है, ठीक है। बट तो हमें x किसको लेना पड़ेगा, तो देखो क्या कहा है, जो लेंथ है वो ब्रेड्थ के 2 मीटर ज़्यादा है ट्वाइस के भी। मतलब देखो लेंथ हमें बताया है कि लेंथ इक्वल टू, थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते पहले, लेंथ इक्वल टू 2 मीटर प्लस 2 मीटर ज़्यादा है किससे, ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ, ठीक है। ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ, ठीक है, मतलब ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ। तो देखो हमें लेंथ का मतलब रिलेशन कैसे मिल रहा, हमें ब्रेड्थ की वैल्यू डालनी पड़ती है, ठीक है। मीटर छोड़ दो, सब मीटर में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मीटर नहीं लिखा हो तो भी चलेगा, सॉल्व करते हो। तो 2 + 2 × b ये हो जाएगा लेंथ की वैल्यू, ठीक है। तो मतलब हम इस b की जगह, जो कि अननोन है अभी भी, इधर x ले लेते, ठीक है, समझ गए। तो इस तरह से हम डिसाइड कर सकते हैं कि किसे x लेना है, दैट इज किसके वेरिएबल पकड़ना है। तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो हम इनको बोल देते कि लेट द लेंथ ऑफ ब्रेड्थ बी x, ठीक है। ब्रेड की लेंथ ले लेते हैं x, मीटर लेना पड़ेगा, ठीक है। सब कुछ मीटर में दिया है तो मीटर। देयरफॉर लेंथ ऑफ स्विमिंग पूल इज, यहाँ पे भी लिख सकते थे आप, लेंथ ऑफ दैट इज ब्रेड्थ ऑफ स्विमिंग पूल इज, और ठीक है फिर ऊपर भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेंथ ऑफ स्विमिंग पूल इज, क्या बोला है, 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इज ब्रेड्थ, ठीक है। 2 मीटर तो है और साथ में ट्वाइस इज ब्रेड्थ भी, दैट इज 2 + 2x, ठीक है। पहले तो ट्वाइस इज ब्रेड्थ तो है, ठीक है, ट्वाइस ऑफ ब्रेड दैट इज 2 × x, क्योंकि ब्रेड को x लिया है, प्लस 2 मोर देन ट्वाइस इज ब्रेड दैट इज 2 + 2x, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा। तो आपको ये पढ़ते आना चाहिए ठीक से क्या है, उसको हिसाब से आप रिलेशन बनाओगे। और अभी हमें ये दो चीज़ें पता चल गई, लेंथ की वैल्यू और ब्रेड की वैल्यू। एट एंड है क्या है, स्विमिंग पूल मतलब रेक्टेंगल। अब आगे क्या बताया, हमें साइड मिल गई और हमें पता है कि पेरीमीटर दैट इज़ चारों साइड की अगर हम एडिशन करते 154 होता है, ठीक है। तो अब देखो लेंथ है, ब्रेड है x, मतलब इधर x आ जाएगा, देखो, ठीक है। अब ये वैल्यू x हो जाएगी, ब्रेड है, ये वाली x आ जाएगी, और 2 + 2x ये हो जाएगी, और 2 + 2x सिमिलरली ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 2 लेंथ और 2 ब्रेड थे अपने पास। तो देयरफॉर हम इक्वेशन लिख सकते हैं
2 + 2x प्लस 2 + 2x दैट इज़ दोनों लेंथ की एडिशन प्लस दोनों ब्रेड की एडिशन, जो कि पेरीमीटर का एडिशन हो जाएगी। फिर x + x इक्वल टू कितना दिया है 154, राइट 154 दिया है 154, और सारी चीज़ें मीटर में, तो कोई कन्वर्जन की वगैरह ज़रूरत नहीं हमें। तो सबको अभी सॉल्व कर ऐड कर लेते। 2 + 2 हो जाएगा 4, 4 + 2x + 2x, 4x + x 5x + x 6x, 6x = 154। तो 6x = हम ले लेते हैं 154, और इधर प्लस का इधर हो जाएगा माइनस, वही अपना फिर से कांस्टेंट एक जगह, वेरिएबल एक जगह, वेरिएबल इस साइड में कांस्टेंट इधर ले लेते, -1 तो 6x = 150 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू हम निकाल लेते फिर, ठीक है, ताकि कोई गलती ना हो। हम इसे कैलकुलेटर से ले लेते, इसे डायरेक्टली भी निकाल सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि आप देख लें। ठीक है, 150 / 6 तो हो गया 25। ठीक है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 25। तो इस और हमारा x ये फाइनल वैल्यू नहीं है। ठीक है, x क्या है, x था हमारा ब्रेड्थ। ठीक है, x है ब्रेड्थ, और हमें लेंथ और ब्रेड्थ दोनों निकालनी। अब ब्रेड्थ क्या थी हमारी, सॉरी ब्रेड्थ हम निकाल चुके हैं, लेंथ क्या थी हमारी 2 + 2x। ठीक है, x मिल गया जो कि ब्रेड्थ है। देयरफॉर हम लिखेंगे कि लेंथ ऑफ स्विमिंग पूल इज पूरा लिख लेना, इज 2 + 2 × 25। ठीक है, दैट इज 2 + 50। ठीक है, दैट इज 52। ठीक है, तो हो गए हमारे दोनों आंसर। हम लिखेंगे, फिर आप नीचे लिख लेना, मेरे पास जगह नहीं इसलिए लिख रहा हूँ। देयरफॉर लेंथ ऑफ पूल इज, स्विमिंग पूल आप लिख लो, मतलब जगह नहीं इसलिए करा एक्चुअली में, और कुछ नहीं। लेंथ ऑफ पूल इज ये 52 मीटर में सारी चीज़ें। ठीक है, इधर में मीटर लिख लेना अच्छे से, मार्क्स कटेंगे तो ध्यान रखो। एंड ब्रेड्थ ऑफ पूल इज, स्विमिंग पूल इज 25 मीटर। ठीक है, और इसे आप सिमिलरली लास्ट प्रॉब्लम की तरह चेक कर सकते हो। 52 और 25 आप देखो करके देख लेते। ठीक है, तो आपके पास दो लेंथ थे, 2 × 54 प्लस 2 बार ब्रेड थे, राइट, 2 लेंथ। ठीक है, 2 लेंथ 2 ब्रेड, तो 2 × लेंथ प्लस 2 × ब्रेड दैट इज 2 × 25। ये होने चाहिए 154 के बराबर। ठीक है, 54 × 2 कितना होता 108 प्लस 54 × 2 108, सॉरी 52 × 2। ठीक है, लेंथ 2, 52 × 2 जो हो जाएगा 104 प्लस 20 × 2 50 = 154 होता कि नहीं, यस 154 = 154 होता है। देयरफॉर हमारा आंसर सही है। देखो प्रॉब्लम आसान था, बस हमें पता होना चाहिए कि स्विमिंग पूल के पेरीमीटर दिए, मतलब हमें एक्चुअली क्या करना चाहिए। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि पेरीमीटर मतलब क्या होना चाहिए, और फिर उससे हम फिर रिलेशंस बनाते। एक को x पकड़ा तो उसके रिलेशन के हिसाब से लेंथ को अपन 2 + 2x ले लिया, फिर हमें इक्वेशन बन गया जो कि आसान से सॉल्व हो गया। फिर हमने वैल्यू निकाल दी लेंथ और ब्रेड्थ की। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। साहिल की जो मदर है उसके प्रेजेंट एज साहिल के 3 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, आफ्टर 5 years their ages will add up to 66 years. Find their present ages. मतलब देखो 5 साल बाद दोनों की अगर एज के एडिशन की गई तो उन्होंने कहा है कि वो होती है 66 ईयर्स। तो हमें कहा है कि फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। ठीक है, तो देखो हमें प्रेजेंट एज का रिलेशन पता है। ठीक है, हम डायरेक्ट लिख सकते थे कि x = 3x, बट वैसे काम नहीं चलेगा क्योंकि 5 years बाद का भी रिलेशन इन्होंने दिया है। तो देखो थोड़ा सा एक काम कर सकते हैं अपन, साइड में एक थोड़ा सा चार्ट बना लेते हैं कि या, और ये करना भी ज़रूरी है, आप शायद एग्ज़ाम में लिख भी सकते हो, अच्छा प्रेजेंटेशन जाएगा, मार्क्स फुल मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे लिख लेते हैं साहिल और साहिल्स मदर। ठीक है, और लिख लेते हैं प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, या कह लो आफ्टर 5 years। ठीक है, क्योंकि रिलेशन पता होना चाहिए, ज़रूरी है हमको दोनों इसका। ठीक है, दिया है तो हम यूज़ करेंगे और उसी इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे। फिर देखो प्रेजेंट साहिल की
साहिल की मदर की जो एज है वो क्या क्या कहा है, 3 टाइम्स ज़्यादा है साहिल की प्रेजेंट एज की, ठीक है। तो फिर साहिल को क्या लेंगे अपन, करेक्ट x ले लेंगे, साहिल की मदर को ले लेंगे 3x, क्योंकि 1:3 का रेशियो है एक तरह से, राइट। साहिल की देखो, अगर साहिल की प्रेजेंट एज इधर हम x ले लेते तो साहिल की मदर की प्रेजेंट एज 3x, क्योंकि वो बोला ही है, राइट, क्वेश्चन में बोला है उन्होंने। तो और आफ्टर 5 ईयर्स क्या बोला है इन्होंने, आफ्टर 5 ईयर्स, देखो आफ्टर 5 ईयर्स देयर एजेस विल एड अप टू 66 ईयर्स, ठीक है। आफ्टर 5 ईयर्स देखो, अब थोड़ा सा सोचने की बात है। एज है मतलब x भी कुछ ना कुछ ईयर्स में होगा, 3x भी कुछ ना कुछ ईयर्स में होगा। तो फ्यूचर में अभी अगर सपोज साइड x ईयर का है तो 5 साल बाद कितने x का होगा, राइट, x + 5 का होगा, बराबर। साहिल की मॉम कितनी एज की होगी, मतलब मदर, माता जी, वट एवर यू से, ठीक है। साहिल की मदर हो जाएंगे 3x + 5 ईयर्स, ठीक है, क्योंकि दोनों में 5 साल का डिफरेंस बढ़ रहा है ना, ठीक है। ये प्रेजेंट में था x 3x, 5 साल बाद दोनों के इस एज में कितना हो गया, 5 ऐड हो जाएगा, क्योंकि ईयर से ए भी ईयर्स में था तो 5 साल 5 ऐड कर सकते ईयर्स में, ठीक है। और इन्होंने देखो अब क्या कहा था, देयर आफ्टर 5 ईयर्स देयर एजेस विल ऐड टू 66 ईयर्स, राइट। मतलब 5 साल की जो एज होंगी उसको अगर हम एडिशन कर ले, मतलब ये जो फ्यूचर की अगर हम एडिशन कर ले तो उसका आंसर इन्होंने क्या कहा है, 66 ईयर्स होता है, ठीक है। इन्होंने कहा है फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, ठीक है, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो ईजी है, फिर से वही ले लेते हैं हमें फ्यूचर एजेस का जो कंडीशन मिली थी उसका हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखो आफ्टर 5 ईयर्स देयर एजेस विल ऐड टू 66 ईयर, और आफ्टर 5 ईयर्स का हमें दोनों के एजेस पता है इन टर्म्स ऑफ x, जो कि जिसकी एडिशन हमें बताई गई है आनी चाहिए 66 ईयर, ठीक है। तो हम ईजी है, फिर अभी इक्वेशन लिख लेते कि x + 5 जो कि साहिल के एज है प्लस 3x + 5 कि उसकी मदर की एज है, दोनों की एडिशन इन्होंने कितनी बताई थी, 66 आनी चाहिए, ठीक है। दोनों की एज के एडिशन मिलके 66 आनी चाहिए। तो फिर हो गया अपना काम, वही फिर x + 3x कितना होता है, 4x, राइट। 4x + 5 + 5 10 = 66। वही हमेशा की तरह वेरिएबल एक जगह और कांस्टेंट उधर, 66 + 10 का -10, ठीक है। 4x = 56, सो x = हो जाएगा 56/4, ठीक है। 56 डिवाइडेड बाय 4 जो कि होता है 14, ठीक है। तो x जो हो जाए, ये जो x की जो वैल्यू निकली वो किसकी एज है, साहिल की। हम लिख सकते हैं यहाँ पे एरो करके साहिल से एज करके, ठीक है, साहिल्स प्रेजेंट एज है, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट एज को अपन ने x लिया था और प्रेजेंट एज ही पूछी है। देयरफॉर साहिल्स मदर एज इज, साहिल्स मदर्स लिख सकते, थोड़ा सा चलेगा, मैथ्स का पेपर है तो एपोस्ट्रोफी अगर नहीं दिया चलेगा थोड़ा। साहिल्स मदर्स एज इज कितनी थी, 3x + 5, राइट, सॉरी 3x थी, राइट, क्योंकि प्रेजेंट की पूछा है, प्रेजेंट की कितनी थी 3x, तो 3x दैट इज़ 3 × x की वैल्यू यहाँ पे मिल गई 14 = दैट इज़ 14 3 = 42 ईयर्स, ठीक है। तो हम चेक भी कर सकते फिर से कि देखो फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि प्रेजेंट एज ऑफ साहिल इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल, ठीक है। देखो मॉम की एज है 42 जो कि 3 टाइम्स है 14 के, ठीक है। तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और आप सेकंड भी कंडीशन अगर लेके देख लेते हो 66 की, तो ये भी सेटिस्फाई हो ही जाएगी, ठीक है, फ्यूचर वाली। तो ये था आंसर। तो आराम से लिख लेना कि प्रेजेंट एज ऑफ साहिल इज़ 14 ईयर्स एंड मदर्स एज इज़ 42 ईयर्स, ठीक है। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम में पूछा गया कि बताया गया कि डोनाल्ड इज़ अ कैशियर इन अ बैंक, ही हैज़ अ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस 100 रुपीज़, 50 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़ रिस्पेक्टिव। डोनाल्ड बैंक का कैशियर है और उसके पास करेंसी नोट्स है डिनोमिनेशन 100 रुपीज़, 50 रुपीज़
एंड 10 रुपीज़। डिनोमिनेशन में कुछ नहीं, उस नोट की वैल्यू 100 रुपीज़ की नोट है, 50 की और 10 के रुपये की नोट है, ऐसे कहा गया है। द रेशियो ऑफ दिस नोट्स इज 2:3:5। देखो नोट्स कितने नहीं बताया, नोट्स का रेशियो बता गया। मतलब इसी का मतलब हम क्या निकाल सकते हैं कि 100 रुपीज़ के अगर 2 नोट्स है तो 50 रुपीज़ के कितने नोट्स होगी 3, और 10 रुपये की कितनी नोट्स आएगी 5, राइट, क्योंकि बोला गया इधर 2:3:5। तो इसका हम मीनिंग बता रहा है जस्ट बड़ा ब्रॉड सेंस में। एग्जैक्टली इसका मतलब यही नहीं कि 100 रुपीज़ के 2 नोट्स है, तो पर हम इसका ये भी नहीं निकाल सकते कि अगर 100 रुपीज़ के 2 नोट्स है, 50 के 3 है, तो 10 के 5 है, राइट, ऐसा इन्होंने कहा है। बट मतलब इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 100 टोटल जितना भी कैश है, जैसे कि यहाँ बताया कि टोटल कैश विद डोनाल्ड इज़ 4 लाख रुपीज़। टोटल जितना भी कैश है उतने, उसमें अगर 100 के नोट 2 टाइम्स है तो 50 के नोट्स कितने हैं 3 टाइम्स रहेंगे, और 10 के नोट्स कितने रहेंगे 5 टाइम्स रहेंगे, बराबर। तो इसमें मिसिंग वैल्यू क्या है 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स। टाइम्स मतलब क्या, कुछ तो भी एक नंबर होगा, राइट, जिससे हम मल्टीप्लाई करने से हमें टोटल नंबर पता चलेगा कि कितने नंबर हो गए, ठीक है। ये तो वैल्यू होगी एक की, और टोटल नंबर क्या है हमें पता है क्या, नहीं पता है, राइट। टोटल नंबर में पता नहीं है फिलहाल, तो हम इसके लिए इसको नंबर को x ले लेते हैं, ठीक है, कि 100 के नोट्स 2 गुना है, 5 के 3 गुना है, तो 10 के 5 गुना है, तो इसको हम 2x 3x 5x ले लेते हैं फिलहाल, कि मतलब 100 के नोट 2x टाइम्स है, और 3x नोट से 50 के, 5x नोट है 10 के, ठीक है। इतने नंबर ऑफ नोट्स है, इतने डिनोमिनेशन दे, इतने रुपीज़ के। तो देखो हमें टोटल वैल्यू बताए, टोटल जो भी कैश है डोनाल्ड के पास, ठीक है, डोनाल्ड लिखा है, तो उसका टोटल कैश कितना है 4 लाख रुपीज़, राइट, 5 zeros 4 के पीछे 4 लाख रुपीज़। तो हम अब इक्वेशन लिखने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे कैश में, ठीक है, रुपीज़ में, तो अभी हमें रुपीज़ में चाहिए, राइट, टोटल ये जो हम इक्वेशन बनाए वो भी रुपीज़ में चाहिए, ठीक है। तो देखो हमें इक्वेशन रुपीज़ में चाहिए होगा, तो हम एक इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे कि टोटल वैल्यू, या बोल सकते हो प्राइस ऑफ नोट्स इक्वल टू वैल्यू ऑफ 1 नोट इंटू टोटल नंबर ऑफ नोट्स, ठीक है। देखो, ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। तो देखो हमने अभी यहाँ पे एज्यूम किया है कि टोटल नंबर 100 नोट्स कितने 2 × x, 50 के नोट्स कितने 3 × x, 10 × 5 × x। तो हमें लिखना पड़ेगा लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100 रुपीज़ 100 बी 2x, राइट, बताया था रेशियो में 2:3:5, तो 100 का कितना 2x। सिमिलरली द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ कितना, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज़ 50 कितने हो जाएंगे अपने, इस 50 भी 3x, और सिमिलरली नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज़ 10 भी 5x, ठीक है। क्योंकि हमें अमाउंट टोटल नंबर पता नहीं, रेशियो पता था, तो हम टोटल नंबर लेने के लिए सबको x से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, एज्यूम कर लिया x से, क्योंकि मिसिंग इन्फॉर्मेशन थी, मिसिंग एंटिटी थी, उसको x से मल्टीप्लाई कर लिया। तब देखो अब ऊपर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टोटल वैल्यू ऑफ प्राइस ऑफ नोट्स इक्वल टू वैल्यू ऑफ 1 नोट टोटल नंबर ऑफ नोट्स। तो सबसे पहले 100 के लिए देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो टोटल वैल्यू ऑफ प्राइस ऑफ नोट्स इक्वल टू पहले 100 रुपीज़ के नोट्स के देख लेते कैसे निकलता, ठीक है। वैल्यू ऑफ 1 नोट, वैल्यू ऑफ 1 नोट कितनी, अपने 100 नोट्स की नोट्स की निकालनी है, तो 100 इंटू टोटल नंबर ऑफ नोट, टोटल नंबर ऑफ नोट्स क्या हो जाएगा 2x, ठीक है, 2x। सिमिलरली यहाँ पे लिख लेता पहले मैं फॉर 100 रुपीज़ नोट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ नोट्स फॉर 100 रुपीज़ नोट्स, ठीक है, इक्वल टू 100 इंटू 2x। सिमिलरली फॉर 50 रुपीज़ नोट ये हो जाएगा 50 इंटू रेशियो 3x था, ठीक है, मतलब 3x नोट्स टोटल नंबर नोट थे। फॉर 10 रुपीज़ नोट ये हो जाएगा इक्वल टू 10 इंटू 5x, ठीक है। यहाँ से लिया कुछ नहीं, जो नोट की वैल्यू थी उसको इसके टोटल नंबर ऑफ नोट से हमें मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है।
तो ये हो जाएगा अपना 100 इंटू 2x दैट इज़ 200x, ये हो जाएगा 150x, ये हो जाएगा 10 इंटू 5x इक्वल 50x। ठीक है, तो ये जो है हमें मिल गई टोटल वैल्यू और प्राइस ऑफ नोट। मतलब 100 रुपये से जो नोट, 100 रुपये के जो जितने भी नोट्स है इंटू इनको अमाउंट कर दिया तो हमें उसकी वैल्यू मिल गई। ठीक है, मतलब 100 रुपये से जो भी वैल्यू, पैसे की जो वैल्यू, टोटल जो पैसे की जो वैल्यू निकलेगी वो है 200x। 50 रुपये से जो नोट से जो टोटल जो पैसे बन रहे हो 150x, या रुपीस लिख लेते। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू रुपी में है। ठीक है, क्योंकि देखो वैल्यू ऑफ वन नोट इंटू टोटल नंबर ऑफ नोट, जैसे सपोज आपके पास 50 के 10 नोट है तो टोटल वैल्यू कितनी होगी उसकी 500 रुपये रहा। तो वैसे हमने किया है वैल्यू ऑफ वन नोट इंटू अमाउंट। तो सिमिलर इसकी 50x रुपीज़। तो अब देखो हमारे पास ये तीनों अभी पैसों में है, राइट, इसके मतलब रुपीज़ में, इसकी वैल्यू हमें पता है टोटल। तो और हमें टोटल वैल्यू क्या बताई गई थी, डोनाल्ड के पास कैश कितना है 4 लाख रुपीज़। ठीक, तो हम अब लिख सकते हैं इसको कि देयरफॉर बाय गिवन कंडीशन, सामने लिख रहा हूँ मैं, आप नीचे लिखना 200x प्लस 150x प्लस 50x इक्वल टू 4 लाख रुपीज़। ठीक है, 100 रुपये से बनने वाले पैसे इतने, 50 रुपये के नोट से बनने वाले पैसे इतने, और 10 रुपये के नोट से बनने वाले पैसे इतने। तो टोटल पैसे कितने हैं 4 लाख रुपये डोनाल्ड के पास। तब बस सॉल्व कर लो, 400x हो जाएगा बराबर 400x इक्वल टू 4 लाख, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1000, राइट, x हो जाएगा 1000। तो देखो हमें पूछा क्या है, हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज ही हैव। ठीक है, तो हमें मतलब यही, तो हमें पता चल गया है कि x की वैल्यू क्या है। और हमें क्या निकालने थे, हमें निकालना था हाउ मेनी नंबर ऑफ ईच डिनोमिनेशन नोट डज द डोनाल्ड हैव, राइट, उसके पास कितने डिनोमिनेशन नोट्स थे। अब हमें पता चल गया x कितना है हमारे पास, हमने यहाँ पे लिखा था, राइट, लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100 रुपीज़ भी 2x। तो 100 रुपीज़ की नोट्स कितने 2x, देयरफॉर हमें करना पड़ेगा, थोड़ा इधर लिख लेते। ठीक है, देयरफॉर द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन, पूरा लिख लेना, 100 रुपीज़ इज़ 2x, that is 2 into 1000, that is 2000 notes। ठीक है, 2000 notes। Similarly, number of notes of denomination 50 rupees is 3x, that is 3 into 1000, 3000 हो जाएगा। ठीक है, 3000 notes। और similarly, number of notes of denomination 10 rupees is 5x, that is 5000 notes। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, चाहे तो आप इन्हें इस आंसर्स को चेक भी कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी आसान है, x की वैल्यू वगैरह डाल देना वो पिछले वाली इक्वेशन में। ठीक है, इस इक्वेशन में सारे वैल्यूज़ डाल देना x के ऊपर, टोटल वैल्यू आनी चाहिए 4 लाख रुपीज़। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। जो सारे जो टाइप के प्रॉब्लम्स पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, बीट दैट मनी रिलेटेड, रेशियो रिलेटेड, कैश रिलेटेड, जो इसके पहले जो देखा था हमने रेक्टेंगुलर पूल, ज्योमेट्री रिलेटेड, ओके, और जो एजेस के रिलेटेड, दैट मदर एंड सन, तो सारे टाइप के जो प्रॉब्लम्स है क्लियर कर दी। ठीक है, तो इस तरह से आपको कोई भी प्रॉब्लम आ गया तो आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे वो अननोन आइडेंटिटी को आपको पहचानना है और उसको एक्स नाम देना है, इक्वेशन फॉर्म करना है और वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हमने बात की लीनियर इक्वेशन हैविंग वेरिएबल ऑन बोथ द साइड, लीनियर इक्वेशन विच आर रिड्यूसिबल टू द सिंपलर फॉर्म, एंड लीनियर इक्वेशन और द इक्वेशन विच कैन बी रिड्यूसिबल टू द लीनियर फॉर्म। ठीक है, तो वो वीडियो मिस मत करना, मैंने उसके लिंक या कार्ड्स में और डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं।
तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड ठीक मिलते हैं अगली वीडियो।